हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, जैसे कि हम सीआरपीसी का लेक्चर पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने चैप्टर 4 का सेक्शन 46 तक के प्रोविजंस हम कवर कर चुके हैं। और इसके बाद चैप्टर 5 में हमारा दूसरा पार्ट है, जहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन 47 से लेकर सेक्शन 60A तक के प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट प्रोविजंस होंगे उनको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब हम बात करें यहाँ पे सेक्शन 46 के बाद सेक्शन 47, जो हमारे इस लेक्चर का पहला सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट अर्थात ऐसा व्यक्ति घुसा हुआ है उस स्थान में जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पे पहली बात तो ये कि यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति, ठीक है, जिसको वारंट दिया गया है कि किसी जिसमें किसी व्यक्ति का नाम दिया है उसको जाके गिरफ्तार करें। ठीक है, तो गिरफ्तारी का वारंट का निष्पादन करने वाला अधिकारी या फिर कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको प्राधिकृत किया गया हो या ऑथराइज किया गया हो कि उस व्यक्ति को जाके गिरफ्तार करें। लेकिन यदि मान लीजिए जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है वह किसी ऐसे स्थान में या फिर किसी ऐसे बिल्डिंग में घुस गया है जहां पर इनको गिरफ्तार करने के लिए जाना है। ठीक है, तो उस स्थान का या उस बिल्डिंग का जो भी भार साधक अधिकारी को, जो भी उस वहाँ का इंचार्ज होगा, तो वह इस जो भी ऑफिसर जाएगा गिरफ्तार करने के लिए उसको पूरी सुविधाएं देगा कि आप जाके वहाँ पे उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला, यहाँ पे पहला क्लॉज 47 का। ठीक है ना, कि भार साधक अधिकारी जो भी होगा उस स्थान का वो पूरी सुविधा देगा कि जाके आप वहाँ पे गिरफ्तार कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति उसके ज़मीन के अंदर है, मतलब ज़मीन में है उसके, या फिर उसकी बिल्डिंग में है, कहीं भी है, जो भी अपराधी है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसका जो भी भार साधक अधिकारियों का इंचार्ज होगा उस स्थान का, वो पूरी सुविधा देगा कि आप जाके गिरफ्तार करिए। अब यहाँ पर अब दूसरी बात क्या यहाँ पे है कि दूसरा क्लॉज कहता है कि यदि जो भी व्यक्ति उस स्थान में प्रविष्ट हुआ है उसको क्या करेगा, जो पुलिस ऑफिसर है गिरफ्तार किया गया है, और या फिर किसी व्यक्ति को जिसको प्राधिकृत किया गया है कि आप जाके गिरफ्तार करते हैं, ये जो क्या करेंगे जाके वहाँ पे पूरी उसको छूट देंगे जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है कि आप बाहर आ जाइए। ठीक है, यदि नहीं आता है, यदि मान लीजिए किसी कमरे में बंद है, अपने आप को बंद कर लिया है, या फिर कहीं से भागने का वो है, तो ये पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, जो भी इस कमरे का द्वार है या फिर खिड़की है उसको तोड़ सकता है और जाके अंदर उसको गिरफ्तार कर सकता है। परंतु इसमें एक प्रोवाइजो और दे दिया गया है कि यदि मान लीजिए जो कमरा है जिसके अंदर वो अपराधी बैठा हुआ है, ये कमरा किसी स्त्री के अधिभोग में है, कोई स्त्री रहती है जो, ठीक है ना, कोई भी स्त्री है मान लीजिए, तो यहाँ पे इनको पूरी एक सूचना देगी पुलिस कि आप वहाँ से हट जाएं ताकि हम इसको गिरफ्तार कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जो भी कमरा है स्त्री के अधिभोग में है, तो वहाँ पर उनको पहले सूचना दे दी जाए कि वह वहाँ से हट जाएँ ताकि उनको गिरफ्तार करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये बात करता है आपका सेक्शन 47। उसके बाद सेक्शन 48 क्या बात करता है कि अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से, अब यहाँ पे क्या है, वारंट के बिना गिरफ्तार मतलब कि कोई संज्ञेय अपराध होगा तभी वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाले हैं, कोई संगीन जुर्म किया होगा उस अपराधी ने, तो यहाँ पर उस जो वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाना है उसके प्रयोजन के लिए भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा किया जा सकता है। तो जो वारंट का निष्पादन कर रहा है जो पुलिस ऑफिसर है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को ऑथराइज किया गया है कि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें, उस अपराधी को गिरफ्तार करें। ठीक है, तो यहाँ पर उस वारंट के बिना ही जो पीछा करना है वो भारत के अंदर कहीं भी किया जा सकता है और उसको कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उस अपराधी को या फिर उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार जिसने अपराध कोई ऐसा किया है। उसके बाद ये तो हो गया सेक्शन 48। उसके बाद सेक्शन 49। सेक्शन 49 क्या बात करता है कि अनावश्यक अवरोध ना करना। अवरोध का मतलब हुआ कि अनावश्यक उसको रोक के ना रखना। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अवरुद्ध ना किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
अब ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको बंद कर दिया है चार दीवारी के अंदर, एकदम अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। उसको उतना ही अवरुद्ध किया जाएगा, उतना ही रोकने के लिए जो भी सुविधाएं रखी जाएंगी, बैरिकेड्स वगैरह जैसे जो भी है, ठीक है, उतने लगाए जाएंगे जितना कि उसे निकल भागने से रोका जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि चारों तरफ बंदूकधारी बैठा दे, चार कमरे के अंदर उसको बंद कर दिया, अंधेरा है जो भी, ऐसी पूरा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उतना ही अवरुद्ध किया जाएगा जितना कि उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक हो। उसके बाद सेक्शन 50 क्या कहता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के आधारों और जमानत की इत्तला दिया जाना। यह क्या है? जो गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति है वो उसके यहाँ पे राइट्स बताए गए हैं, उसके अधिकार बता दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या फिर अन्य व्यक्ति जो उसे गिरफ्तार करने वाला है, ठीक है, उस व्यक्ति को या फिर गिरफ्तार कर लिया है, तो वहाँ पर वह किस चीज़ के लिए उसको गिरफ्तारी कर रहा है, क्यों गिरफ्तार कर रहा है, उसको तुरंत सूचना देगा, ठीक है, संसूचित करेगा। और जमानत के बारे में उसको बताएगा कि यदि मान लीजिए पुलिस ने वो स्टेशन से जमानत हो सकती है तो वहाँ पर उसको बोलेगा कि आप यहाँ से जमानत करवा सकते हैं, या फिर वहाँ से जमानत नहीं हो सकती तो आप कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं कि यहाँ पे उसके अधिकार बता दिए गए हैं गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के, कि उसको अधिकार है, उसका राइट्स है कि पुलिस ऑफिसर क्या करे, उसको उसके आधार बताएं, गिरफ्तारी के आधार बताएं कि क्यों उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसके ज़मानत के बारे में इत्तला देनी होगी। ये पुलिस की ड्यूटी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अधिकार है, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसके अधिकार बता दिए गए हैं। उसके बाद सेक्शन 51 क्या कहता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। अब यहाँ पे जो गिरफ्तार किए जाते हैं व्यक्ति, उनकी तलाशी भी ली जा सकती है। उनके पास हो सकता है कुछ आर्म्स वगैरह हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो उसकी तलाशी ली जा सकती है। यहाँ पे पहला क्लॉज बता दिया गया है कि जब कभी पुलिस अधिकारी ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत का उपबंध नहीं करता है, या ऐसा वारंट जो जमानत का उपबंध तो करता है लेकिन वह व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसे वारंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत का उपबंध नहीं करता है, जिसमें जो जमानती अपराध नहीं है, जो पुलिस स्टेशन जमानत नहीं हो सकती है, तो वहाँ पर यह बता दिया गया है। या फिर यदि मान लीजिए जो वारंट के अधीन उसको गिरफ्तार किया गया है और जो जमानत का उपबंध भी करता है कि वो जमानत ले सकता है, लेकिन जिसको गिरफ्तार किया गया है वह जमानत नहीं दे रहा है, ठीक है ना, जमानत नहीं दे सकता है, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा? जो गिरफ्तार किया गया है जिसके द्वारा, ठीक है ना, गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेगा, ठीक है। वहाँ पर जो गिरफ्तार किया गया है और जिसने गिरफ्तार किया है, तो जिसने गिरफ्तार किया है तो क्या करेगा? तलाशी लेगा उस व्यक्ति की। यदि वह जमानत नहीं दे सकता है या फिर जो जमानत का उपबंध नहीं करता है, ऐसे वारंट के अधीन उसको गिरफ्तार किया गया है, तो वह तलाशी लेगा और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर, उसके जो भी पहनने के आवश्यक वस्त्र हैं जिसको गिरफ्तार किया गया है, उस वस्त्र को छोड़कर उसके पास जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं उसको सुरक्षित अभिरक्षा में कर लिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सीजर बनता है, सीजर मेमो बनता है पुलिस के द्वारा कि उसके पास से क्या क्या मिला है, तो उस सारी चीज़ों को उसमें डिटेल होती है और एक रसीद बनाई जाती है, ठीक है। उसको जो भी वस्तुएं अभिगृहित करने के बाद, उसको सीज करने के बाद पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसकी एक रसीद बनाकर उस व्यक्ति को दी जाती है कि हाँ, ये जो भी वस्तुएं हैं आपके द्वारा तलाशी लेने पर पाई गई है आपके पास। ये सारी जो सीजर मेमो वगैरह बनते हैं तो यहाँ वो कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्लॉज बता दिया गया कि जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान में रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ही की जाएगी। अर्थात ये ऊपर तो बता दिया है कि तलाशी ली जाएगी, ठीक है, जो भी वस्तुएं पाई जाती है उसका अपग्रेड किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा पुलिस के द्वारा, सीजर मेमो बना के उसको दे दिया जाएगा, जो भी रसीद है उसको दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजर नहीं, सेकंड क्लॉज बता दिया गया कि यदि किसी स्त्री की तलाशी करना है और यदि आवश्यक है तभी वह तलाशी की जाएगी और शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और किसी स्त्री के द्वारा ही उसको क्या किया जा सकता है, वह तलाशी ली जा सकती है, ठीक है ना। तो स्त्री की तलाशी कौन लेगा? कोई स्त्री ही ले सकती है, कोई पुरुष यहाँ पे तलाशी नहीं लेगा, ठीक है। और शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो डिकोरम में रहते हुए वहाँ पर तलाशी ली जाएगी।
उसके बाद सेक्शन 52 क्या बात करता है, आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। अब कोई ऐसा आक्रामक आयुध है, ठीक है ना, कोई आर्म्स उसके उस व्यक्ति के गिरफ्तार जिसको किया गया है उसके पास कोई आर्म्स है, कोई हथियार है, उसको सीज करने के लिए यहाँ पे बता दिया गया है कि गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध उसके शरीर पर हो उसको ले सकता है, ठीक है, और सभी आयुधों का उस न्यायालय या अधिकारी को प्रदत्त करेगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए संहिता द्वारा अपेक्षित है। अर्थात जो पुलिस ऑफिसर है वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेगा, ठीक है ना, और जो आक्रामक आयुध पाए गए हैं, ऑफेंसिव वेपन्स हैं, तो उसको क्या करेगा, उसको सीज करेगा, और जो भी वेपन्स है वो सीज करने के बाद उस न्यायालय के समक्ष पेश करेगा या फिर उस अधिकारी के समक्ष रखेगा जहां पर उस व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करना है, जो इस संहिता के द्वारा बताया गया है कि उस व्यक्ति को कहाँ पेश करना है। तो उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उस जो भी ऑफेंसिव वेपन्स हैं, आक्रामक आयुध हैं, ठीक है, तो उसको वहाँ पे सीज करने के बाद ये सब किया जाएगा। पूरी यहाँ पे प्रोसीडिंग बता दी गई है। उसके बाद सेक्शन 53 क्या बात करता है, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। अब यहाँ पर अभियुक्त की परीक्षा की बात करता है कि जो कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया है जो ऐसी प्रकृति का है जिसमें विश्वास करने का कारण है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसे अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसकी जो फिजिकल रिपोर्ट है, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट, उस शारीरिक परीक्षा करने के लिए, तो यदि उसकी शारीरिक परीक्षा कर ली जाती है तो कुछ उस अपराध के बारे में कुछ साक्ष्य मिल सकता है। तब यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, अर्थात जो सब इंस्पेक्टर है उससे ऊपर का जो ऑफिसर है वही यहाँ पे प्रार्थना कर सकता है कि वो चिकित्सा व्यवसायिक पर भेज सकता है कि उसकी जो भी शारीरिक परीक्षा है वो की जाए। लेकिन सब इंस्पेक्टर से नीचे का जो रैंक के जो भी ऑफिसर होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, वो यहाँ पर उनको भेज नहीं सकते हैं। यहाँ पे बता देगा कि जो सब इंस्पेक्टर से ऊपर के ऑफिसर्स हैं वो वही क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भेज सकते हैं जो भी शारीरिक परीक्षा के लिए किसी अभियुक्त का, ठीक है। और लेकिन यह किसके द्वारा किया जाएगा, जो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी होगा, अर्थात जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये सारी जाँच की जाती है, शारीरिक परीक्षा की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्लॉज क्या बता देगा, जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल इस महिला द्वारा जो रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी है या फिर उसके परीक्षण की जाए। अब यहाँ पे जो अभियुक्त के परीक्षण तो हो गया। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए किसी स्त्री की भी शारीरिक परीक्षा करनी है, ठीक है, जो अभियुक्त है या फिर कोई भी स्त्री है तो वहाँ पर उसकी परीक्षा करनी है तो उस केवल महिला के द्वारा ही किया जाए, जो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी है महिला है, या फिर उसके सुपरविजन में, अर्थात उसके पर्यवेक्षण में ही उसका शारीरिक जांच की जाएगी, शारीरिक परीक्षा की जाएगी उस स्त्री की। अब इसमें एक स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि इस धारा और धारा 53 का 54 में परीक्षा से क्या मतलब है। परीक्षा के अर्थ के अंतर्गत क्या क्या है कि उसके जो भी ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे, उसका किया जाएगा खून के धब्बे अगर कहीं मिले तो उसका सीमन, ठीक है, लैंगिक अपराधों की दिशा में स्वाब, थूक, बाल के नमूनों, उंगली के नाखून और वैज्ञानिक तकनीकों जिनके अंतर्गत डीएनए प्रोफाइल करना भी है। ये सारी चीज़ें क्या है, शारीरिक परीक्षा के अंतर्गत आएगी। और भी अन्य जो भी परीक्षण है इसके अंतर्गत शामिल है जो शरीर से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भेजा जाएगा और सबसे पहले यहाँ पे भेजा किसके द्वारा जाएगा, सब इंस्पेक्टर जो है उसके वो भेज सकता है या फिर उसके रैंक में सबसे उससे ऊपर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके प्रार्थना पर रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा यहाँ पे जांच की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका स्पष्टीकरण भी हो गया। और यह स्पष्टीकरण किस किस सेक्शन में है, ये सेक्शन 52, सेक्शन 53A, सेक्शन 54, ठीक है ना। तो सॉरी सेक्शन 53 यहाँ पर होगा, ठीक है ना, यहाँ मैंने 52 बोल दिया, 53A, 54 यहाँ पे इस परीक्षा के जहाँ भी लिखा है उसका मतलब क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। उसके बाद एक संशोधन किया गया था, ठीक है, 2005 में, और यह संशोधन हम लागू कब होता है, सेक्शन 53A और सेक्शन 164A ये दोनों जोड़े गए थे जो 23/6/2006 से लागू किए गए थे, ठीक है ना। संशोधन कब हुआ था, ये 2005 में। ये कभी पूछ रहे थे एग्जाम में कि सेक्शन 53A
कब जोड़ा गया था, ठीक है ना, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 2005 के संशोधन है। और यह लागू कब से हुआ था, 23/6/2006 से लागू किया गया था। अब यहाँ पे क्या है कि बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण, ऊपर जितने भी बता दिए गए हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ किसी भी अपराध के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक बता दिया गया है कि यदि कोई रेप से रिलेटेड मामला है जिसके अंदर कोई अपराधी व्यक्ति है और उसकी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण कराना है तो वो किया जा सकता है, ठीक है ना। बाकी प्रोविजन आपके सेम रहेंगे जो हमने अभी यहाँ पर पढ़े पूरे 53 में, ये सारे प्रोविजन यहाँ पर भी रहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे सेक्शन 164A भी है, ठीक है ना। सेक्शन 53A किसके बारे में बता दी गया, अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी के बारे में, ठीक है ना, जिसने रेप किया है उसके बारे में। अब यहाँ पे जिसका रेप हुआ है, ठीक है ना, जिसके साथ बलात्संग किया गया है, उस स्त्री की शारीरिक परीक्षा के बारे में बात करता है। तो ऐसी स्त्री की जो परीक्षा की जाएगी उस स्त्री की सहमति से ही की जाएगी। जो शारीरिक परीक्षा उस स्त्री की सहमति से की जाएगी जिसके साथ बलात्संग हुआ है, रेप हुआ है, या फिर उस स्त्री के साथ, जब मान लीजिए वह स्त्री जो है वो इस कंसेंट देने के लिए अर्थात सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसकी ओर से जो भी कंसेंट देने के लिए, सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति है, उसकी सहमति से ही उसकी शारीरिक परीक्षा की जाएगी, ठीक है ना। जो बलात्संग के शिकार व्यक्ति है अर्थात जो भी स्त्री है जिसके साथ रेप हुआ है, तो उसकी सहमति से या फिर उसकी ओर से कोई सहमति देने वाला व्यक्ति है तो उसकी ओर से उसके सहमति के बाद ही इसकी शारीरिक परीक्षा की जाएगी। और ऐसी स्त्री को ऐसा अपराध की इत्तला प्राप्त होने के, ऐसी स्त्री को जो परीक्षा की जानी है और अपराध की इत्तला प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि 24 घंटे के अंदर उस स्त्री को जिसके साथ रेप हुआ है 24 घंटे के अंदर रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा उसकी कंसेंट के साथ। यहाँ पे मेन क्या है, आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कंसेंट बताया गया, स्त्री की सहमति या फिर ये सहमति नहीं दे सकती है तो उसकी ओर से कोई सक्षम व्यक्ति होगा जो सहमति दे, उसकी सहमति के बाद यहाँ पे इसकी परीक्षा की जाएगी, उसके भेजा जाएगा। और इत्तला प्राप्त होने के बाद अर्थात सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर उसको भेजा जाएगा रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के पास ताकि उसकी शारीरिक परीक्षा की जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे शारीरिक परीक्षा के अंतर्गत भी ये सारी चीज़ें आ जाएगी, खून के धब्बे, सीमन, लिंग, जो लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। तो ये रहा आपका सेक्शन 160। तो यहाँ पे आप सेक्शन 53A और सेक्शन 164A ये दोनों आप जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ऊपर जो बताया गया सेक्शन यहाँ पे, तो इसमें अपराधी व्यक्ति के बारे में बता दिया गया जिसने अपराध में रेप किया है और जिसके साथ रेप हुआ है उसकी शारीरिक परीक्षा के बारे में सेक्शन 164A के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या बात करता है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परीक्षण। अब जो भी चिकित्सा अधिकारी होगा, ठीक है, तो उसके द्वारा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उसके परीक्षण, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद उसका केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में चिकित्सा अधिकारी द्वारा तथा यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तब पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। अब यहाँ पर भी जो जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसके राइट्स बता दिए गए हैं, ठीक है, कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वहाँ पर वह व्यक्ति यह मांग कर सकता है पुलिस ऑफिसर से जिसने उसको गिरफ्तार किया है कि उसकी जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, मेडिकल परीक्षण है वो किया जाए, ठीक है। तो ऐसा मांग जिसको गिरफ्तार किया गया है वह कर सकता है, ठीक है। न कि कभी कहा रहता है ना कि पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, मारपीट करती है, जो भी रहता है, तो उससे पहले ही उसको एक मेडिकल टेस्ट हो जाता है, शारीरिक परीक्षा हो जाती है उसकी, तो इससे सब पता चल जाता है कहाँ कैसे उसके चोट है, क्या कैसा है, चोट था या नहीं था, बाद में ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद वो चिकित्सा अधिकारी द्वारा, यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तब पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो भी है उसके द्वारा परीक्षण किया जाएगा। अब यहाँ पर भी एक प्रोवाइजो बता दिया गया है कि महिला का परीक्षण केवल महिला के द्वारा ही किया जाएगा, महिला चिकित्सा के द्वारा ही किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 54A। सेक्शन 54A क्या बात करता है, शिनाख्त के बारे में। शिनाख्त का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति की पहचान करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति मिला जिसकी पहचान करनी है, ठीक है, तो यदि उसकी पहचान नहीं है पता है तो उस व्यक्ति की शिनाख्त की जाएगी। शिनाख्त का मतलब उस व्यक्ति की पहचान की जाएगी, ठीक है ना। तो शिनाख्त का मतलब क्या होता है, पहचान करना किसी व्यक्ति की। तो जहाँ कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया गया है
और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है, तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के भार सदक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्तियों की शिनाख्त कराने का आदेश दे सकता है। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस व्यक्ति की पहचान उस केस में सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उसकी शिनाख्त करना बहुत आवश्यक है, तो वहाँ पर जो भी अधिकारिता रखने वाला न्यायालय होगा उससे पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जो भी थाना का इंचार्ज है वो क्या करेगा, निवेदन करेगा कि साहब इसकी क्या किया जाए, शिनाख्त करने का आदेश दिया जाए। तो वहाँ पर जो अधिकारिता होगी जिस न्यायालय की, तो न्यायालय क्या करेगा, आदेश करेगा कि उस जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति उसकी शिनाख्त की जाए किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, ताकि पता चल सके वह व्यक्ति कौन है, ठीक है ना, उसकी पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। परंतु यहाँ पे प्रोवाइजो दिया गया है कि यदि शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, निशक्त मतलब डिसेबिलिटी है उसको, ठीक है, कोई मान लीजिए हैंडीकैप्ड है या फिर कुछ और बीमारी है, मानसिक या शारीरिक मेंटली या फिजिकल रूप से कोई डिसेबिलिटी है, तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया, ठीक है ना, वहाँ पर किया जाएगा जहाँ पे वह ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, तो वहाँ पर जब भी शिनाख्त की जाएगी जो भी प्रक्रिया होगी वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी। तो वहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट भी रहेगा, उसके पर्यवेक्षण के अधीन ऐसी शिनाख्त की जाएगी और शिनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। अर्थात यहाँ पे यदि मान लीजिए मानसिक और शारीरिक रूप से निशक्त है, डिसेबिलिटी है उसको, तो वहाँ पे जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके पर्यवेक्षण के अधीन तो होगी ही, साथ में जो शिनाख्त की प्रक्रिया है, शिनाख्त की जा रही है, उसके एक वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका शिनाख्ती अर्थात इसकी पहचान करना। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, उसके बाद संशोधन किया गया था 2008 में, उसके बाद 31/12/2009 से यह लागू है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 55A, गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा। अब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है अब वो कस्टडी में है, ठीक है ना, पुलिस वाले उसको लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी ड्यूटी है पुलिस वालों की, उसकी जिसको गिरफ्तार किया गया तो उसके स्वास्थ्य की और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, पूरा ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया इस सेक्शन के तहत कि अभियुक्त अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि अभियुक्त के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की युक्तियुक्त देख रेख करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनकी ड्यूटी है कि उनकी जो जिसको गिरफ्तार किया गया है उसकी देख रेख करें, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 57 क्या बात करता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाना। जब कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा निरुद्ध नहीं करेगा तथा मजिस्ट्रेट की धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगी। अब जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है ना, जो जिसको वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें सिर्फ वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पुलिस अधिकारी किसी को भी वारंट के बिना यदि गिरफ्तार करता है तो उसे 24 घंटे से अधिक कस्टडी में नहीं रख सकता है, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 167 के अभाव में यदि मजिस्ट्रेट ने कोई 167 के तहत ऐसा कोई आदेश दिया है तब तो ठीक है, यदि उसके अभाव में कोई ऐसा कुछ है तो आवश्यक जो यात्रा का समय है न्यायालय तक पहुँचने का, ठीक है ना, जहाँ पे मान लीजिए गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लाया गया है और ये न्यायालय तक ले जाने का जो डिस्टेंस है उस यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक पुलिस अपने कस्टडी में नहीं रख सकती है उस व्यक्ति को, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसके साथ आपको सेक्शन 167 भी पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। 167 है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके अंदर जो भी कंटेंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे अगले
उसके बाद सेक्शन 58 क्या बात करता है? पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। अब पुलिस थानों के भार साधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट या उसके ऐसा निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं। अब यहाँ पर क्या बता दिया गया है कि ये जो पुलिस थाने में जो रिपोर्ट लिखाई जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर अर्थात पुलिस थाने में जो रिपोर्ट लिखाई गई है या फिर जिसको भी वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है, उन सब की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी, या फिर यदि जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश करता है तो वहाँ पे उनकी थानों की सीमाओं के अंदर जो भी उपखंड मजिस्ट्रेट होगा उसको उसकी रिपोर्ट देनी होगी। अब चाहे उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया था वो जमानत ले लिया हो या फिर जमानत ना लिया हो, उसकी रिपोर्ट वहाँ पे प्रस्तुत करना आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये भार साधक अधिकारी जो थाने का इंचार्ज है उसके लिए यहाँ पे बता दिया गया है, कोई पुलिस की ड्यूटी बता दी गई है कि जो यदि कोई गिरफ्तार किया जाता है वारंट के बिना, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट या फिर उसके थाने की सीमाओं के भीतर जो भी उपखंड मजिस्ट्रेट है वहाँ पर उसको पेश करना होगा। उसके बाद सेक्शन 60 क्या बात करता है कि निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, अब वह क्या करता है, अब गिरफ्तार तो कर लिया गया लेकिन वह भाग जाता है या फिर उसको कोई व्यक्ति आता है छुड़ा कर ले जाता है, ठीक है ना, छुड़ा लिया गया है या फिर निकल भाग गया है अभिरक्षा से। तब यहाँ पर जिसने भी उसको गिरफ्तार किया था या जो भी अथॉराइज था उसको सुरक्षित पकड़ने के लिए, तो वहाँ पर क्या कर सकता है, उस व्यक्ति का पीछा भारत के अंदर कहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। तो भारत के किसी भी स्थान से उसको पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है जो अभिरक्षा से निकल भागा था। तो ये है आपका सेक्शन 16 तक के प्रोविजंस के बारे में। और सेक्शन 60A उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसमें क्या बता दिया गया है कि गिरफ्तारी कठोरता से संहिता के अनुसार की जाएगी, अर्थात जो गिरफ्तारी है वो इस संहिता के अकॉर्डिंग कठोरता से की जाएगी, ठीक है। और यदि मान लीजिए किसी अन्य विधि में कुछ ऐसा प्रावधान है गिरफ्तारी का तो उस विधि के अधीन गिरफ्तारी की जाएगी, सेक्शन 60A में बता दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेक्शन 47 से लेकर सेक्शन 60A तक के प्रोविजंस। तो यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।